Hello everyone. In this video, we are going to discuss a very important and interesting part, design of singly reinforced beam. So डिजाइनिंग के बारे में हम इस वीडियो में पूरे में बात करने वाले हैं और आप लोग यहाँ पे जो सीखने वाले हैं वो किसी भी सिंगली रेनफोर्स बीम को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, वो डिजाइनिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बाय द एलएसएम मेथड, लिमिट स्टेट मेथड और बाय द एज पर आईएस कोड 456-2000। आईएस कोड जो है 456-2000 हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो इससे पहले जो मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाई हैं उसमें मैंने कुछ एरिया ऑफ स्टील निकालने सिखाया है या फ्लेक्सरल के लिए सिंपल डिजाइन करना सिखाया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक कंप्लीट प्रॉब्लम का डिस्कशन करने वाले हैं कि नॉर्मली किसी भी एक सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम को जब बनाया जाता है एज अ सिविल इंजीनियर हम लोग उसको डिजाइन करते हैं तो हम उसको पूरा का पूरा थ्रू आउट स्टार्टिंग से एंड तक किस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं और किस तरीके से आईएस कोड को हम लोग यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या बोल रही है, वो बोल रहा है कि आर रेक्टेंगुलर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज सिंपली सपोर्टेड on two masonry walls of 230 mm thick and 6 meter apart center to center. The beam is carry a imposed load of 15 kilonewton per meter. Design the beam with all necessary check. Use M25 grade of concrete and Fe415 grade of steel. ठीक, तो क्वेश्चन ने आपको कुछ डेटा दिया है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिया है कि बेसिकली जो आपका बीम होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, वो किस पे सपोर्ट करता है, कॉलम के ऊपर सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले सपोर्ट की थिकनेस दी हुई, सपोर्ट की विड्थ दी हुई, वो कितनी दी है 230 एम, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो कॉलम की जगह ये बोल रहा है कि वो वॉल पे सपोर्ट कर रहा है, तो वॉल की विड्थ या वॉल की थिकनेस दी है, राइट, तो वो 230 mm दी है। 6 मीटर सेंटर टू सेंटर उसकी लेंथ दी हुई है। इसके अलावा आपके पास इम्पोज लोड दिया हुआ है, मतलब लाइव लोड दिया है 15 किलो न्यूटन पर मीटर का, और आपके पास M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया है, Fe415 स्टील दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमको इसने ये बोला है कि सपोर्ट की थिकनेस दिया हुआ है, सपोर्ट वॉल्स के ऊपर वो दिया है कितनी 230 mm। इसके अलावा लेंथ ऑफ बीम दी हुई है, लेंथ ऑफ बीम सेंटर टू सेंटर 6 मीटर। इम्पोज्ड लोड मींस लाइव लोड दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन पर मीटर का, और M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करने के लिए बोल रहा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप सीके हो जाएगी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और Fe415 स्टील यूज करने के लिए बोल रहा है, तो जो Fi की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 के लिए। राइट, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी बीम डिजाइन करना है, नॉर्मली यहाँ पे अपन मैनुअली पूरा डिजाइन करना सीख रहे हैं और सॉफ्टवेयर से भी हम इसको डिजाइन करते हैं, तो बेसिकली हमें पहले मैनुअली भी पता होना चाहिए, जब भी हम जाके साइट पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है या अगर कुछ गलत डिजाइनिंग हुई है तो हम उसको कैसे चेकआउट करेंगे, तो उसके लिए हमें मैनुअली आना चाहिए। तो यहाँ पे हम मैनुअली की बात कर रहे हैं, तो हमको कुछ डेटा दिया है, जैसे सपोर्ट वॉल दी है कि आपका जैसे बीम है तो बीम दोनों तरफ सपोर्ट करेगा, तो जो जिसके ऊपर सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट की थिकनेस दी है, आप उसको विड्थ बोल दीजिए, वो आपके पास 230 mm दिया हो। राइट, इसके अलावा हमें लेंथ दिया है सेंटर टू सेंटर, मतलब वो जो सपोर्ट दिया है वो एक इस तरफ के सपोर्ट के सेंटर से इस तरफ के सपोर्ट के सेंटर टू सेंटर हमको लेंथ दिया है, वो कितना दिया है 6 मीटर दिया है। इसके अलावा बात करते हैं लाइव लोड, तो लाइव लोड दिया है, इसका मतलब कि जैसे कि हम लोग जब स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं तो जितना भी टेम्परेरी लोड होता है वो सारा लाइव लोड होता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं स्ट्रक्चर पे लाइव लोड, क्योंकि मैं अभी हूँ, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से मूव हो जाऊंगा तो हट जाऊंगा, तो लाइव लोड मतलब यहाँ पे 15 किलो न्यूटन पर मीटर दिया। डेड लोड नहीं दिया, वो हमें निकालना पड़ेगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील दिया। अब इसमें हम लोग आगे करते हैं, तो स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अगर मुझे कोई भी बीम बनाना है तो बीम के मुझे डायमेंशन चाहिए होंगे, तो इसका मतलब स्टेप नंबर 2 हमें हमेशा हमारा क्या होगा, डायमेंशन कैलकुलेशन। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें डायमेंशन में क्या क्या निकालना है, तो थिकनेस ऑफ वॉल हमें तो दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं एल की बात करूं, लेंथ ऑफ बीम, तो वो हमें 6 मीटर दिया है सेंटर टू सेंटर की कंडीशन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डायमेंशन में, तो हमें इफेक्टिव विड्थ निकालनी है, बी हमें निकालना पड़ेगा, विड्थ ऑफ बीम,
डेप्थ ऑफ बीम हमें निकालना पड़ेगा, राइट, और एल हमें दिया हुआ है तो उसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं एज पर IS कोड 456/2000 पेज नंबर 37 पे आप जाएंगे। वहां पे आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पेज नंबर जब 37 खोलेंगे IS कोड का आप, वहां पे कैंटिलीवर बीम के लिए दिया है, कंटिन्यूअस बीम के लिए दिया है, और वहां पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए दिया है। तो वहां पे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए L/D का रेशियो लेने के लिए बोला है उसने 20। L/D का जो रेशियो है, L/D का रेशियो 20 लेने के लिए बोला है उसने। लेकिन ये जो है वो एक लिमिट है, आपको जब भी लेना है ये एक लिमिट दी हुई है IS कोड में। और अगर हम सेफर साइड बात करें तो हम जो रेशियो लेते हैं कभी भी, या तो आप लीजिएगा 10 और आप लीजिएगा क्या 12, तो आपका स्ट्रक्चर मोस्टली क्या आएगा, सेफर साइड आएगा। अगर आप 20 लेते हैं तो 20 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम इसको 20 लेके कंटिन्यू करते हैं और आगे जाके अगर फेलियर हो जाएगा तो हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा। और हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, तो हम चाहेंगे कि हमें रीडिजाइन की कंडीशन ना मिले, इसलिए हम लोग इसको कितना 10 या 12 लेके यूज करते हैं। नंबर ऑफ बुक्स आप जब खोलेंगे, रामामुथम बात करें, BC पूनम्या की बात करें, नीलम शर्मा की बात करें, SS भावेकट्टी की बात करें, तो सबने अलग अलग लिया है। L/D को रेशियो किसी ने 10 लिया है, रामामुथम में 10 मोस्टली लिया हुआ है। L/D को रेशियो किसी ने 12 लिया है और किसी ने 15 तक भी लिया। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, तो हम यहाँ पे L/D का रेशियो कितना ले लेते हैं 12। तो L/D इक्वल 12, डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन के हिसाब से है ये, तो 12 यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमारे पास जो L है, लेंथ ऑफ द बीम, वो कितनी दी है 6 मीटर। तो 6 इंटू उसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10³ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, D हमें निकालना है इक्वल 12। तो यहाँ से D जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 10³ डिवाइड बाय, अगर मैं 12 करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो D निकल के आ रहा है वो आ रहा है 500 mm। ये हमारे पास D आ रहा है, और इफेक्टिव डेप्थ इसका मतलब हमारी हो गई 500 mm, राइट। ये आप 500 रख लीजिएगा। अब इसकी बात करूं मैं B की, B मतलब विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम। तो कभी भी याद रखिएगा विड्थ ऑफ बीम के लिए एज सच कोई क्राइटेरिया IS कोड ने आपको नहीं दिया है। विड्थ ऑफ बीम क्या होती है, नॉर्मली आप लोग जितनी आपकी डेप्थ निकली है उसके हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आप एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे 500 है तो हम विड्थ ऑफ बीम कितना ले सकते हैं, यहाँ पे 250 mm हम एज्यूम कर सकते हैं, 250 mm एज्यूम। अगर और आप सेफर साइड चलना चाहते हैं तो आप इसको 300 भी कर सकते हैं, राइट। तो विड्थ ऑफ बीम के लिए आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिलेगी जैसे डेप्थ ऑफ कंडीशन दी है, क्योंकि डेप्थ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बीम की। अगर बीम की लेंथ के कंपैरिजन में डेप्थ आपने कम कर दी तो बीम में डिफ्लेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर मान के चलिए इसने जो 20 दिया ना, ये 20 क्राइटेरिया इसलिए दिया, अगर मैं ये वैल्यू 20 या 20 से ज्यादा रख लूंगा, 20 से ज्यादा अगर रख लूंगा तो डिफ्लेक्शन आने के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर 20 से ज्यादा रख रहा हूं उसका मतलब मेरा D क्या आएगा, मेरा कम आएगा, और डेप्थ कम आया तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कभी भी आप इसको क्या करना है, आपको पहली बात तो ये 10 to 12 के बीच में रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो ये 500 आ गया, और जो विड्थ होगी, विड्थ क्या करिएगा, जो डेप्थ है उसके हाफ के बराबर है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आप एज्यूम कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कितना कर लिया 250 mm, या आप इसको 300 mm भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारा जो B था वो निकल गया, हमारा D था वो निकल गया। अब इसके बेसिस पे हम आगे जाते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग आगे जाते हैं। तो अगर हम आगे जाएंगे तो अब हमें क्या चाहिए, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम और चाहिए, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, जिसको हम कैपिटल D बोलते हैं। कैपिटल D होता है D प्लस D डैश, D डैश। और यहां पे जो D डैश होता है, D डैश इफेक्टिव कवर होता है, इफेक्टिव कवर, राइट, इफेक्टिव कवर। और इफेक्टिव कवर कितना लेना है, तो यहाँ पे D डैश को हम डायरेक्टली एज्यूम कर रहे हैं 50 mm। ये क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम्ड, राइट। अब आप ये बोलेंगे कि ये 50 mm मैंने कैसे एज्यूम कर लिया। तो वैसे तो मैंने आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर बिल्कुल आप एक्यूरेट चलना चाहते हैं तो आप IS कोड में जाइए। IS कोड में एक टेबल दिया हुआ है जो इससे पहले की न्यूमेरिकल्स में मैंने बताया था, वहां से आप एक नॉमिनल कवर ले लीजिए। जैसे माइल्ड कंडीशन के लिए 20 mm दिया है, फिर मॉडरेट के लिए अगर हम बात करें तो उसमें 30 mm कवर दिया है,
राइट। तो 20 mm 30 mm तो आपका नॉमिनल कवर हो गया। नॉमिनल कवर, उसके बाद उसमें आपको और क्या करना पड़ता है, स्कील प्लस ऐड करना पड़ता है तो इफेक्टिव कवर मिलता है, जैसे मैंने पीछे के लेक्चर में बताया था। तो इफेक्टिव कवर आपको अगर चाहिए तो उसमें और ऐड करते हैं, तो करीब करीब हम 30-50 के बीच में पहुंचते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा कि बेसिकली आईएएस कोड ने एक और कंडीशन दी है, एक तो नॉमिनल कवर को यूज करके आप इफेक्टिव कवर ले सकते हैं, और दूसरी कंडीशन दी है कि आईएएस कोड ने ये बोला है कि जो डी डैश बाई डी का रेशियो होता है, जब मैं डबली रेनफोर्स बीम आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो डी बाई डी डैश का जो रेशियो होता है वो बेसिकली कितना होना चाहिए, 0.05 टू 0.2 के बीच में होना चाहिए। मतलब जो भी आप इफेक्टिव कवर ले रहे हो और उसको जब इफेक्टिव डेप्थ से डिवाइड करोगे तो वो 0.05 से 0.2 के बीच में आपका होना चाहिए। तो अभी अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे अपन देखेंगे नंबर ऑफ बुक्स को, आप देखेंगे तो किसी ने 35 mm का कवर लिया है, किसी ने 40 लिया है, किसी ने 45 लिया है, किसी ने 50 लिया है, 55 तक भी लिया हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो 50 होता है उसमें हमेशा आपका रेशियो जो होगा वो बीच में लाई करेगा। जैसे डी है मेरे पास, डी डैश अगर मैं 50 रखता हूँ डिवाइड बाय 500 करता हूँ, मेरे पास डी जो है वो 500 है, करूंगा तो मेरे पास 0.1 आएगा, मतलब इसके बीच की वैल्यू आ रही, राइट। इसका मतलब मेरा जो कवर है वो बिल्कुल सही है। तो नॉर्मली आप 40, 45, 50 mm का नॉर्मली आप इफेक्टिव कवर को एज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट ये मिलेगा, तो ये आप इसके बीच में 30 टू 50 के बीच में आप नॉर्मली कुछ भी एज्यूम कर लीजिएगा, राइट। तो ये मैंने इफेक्टिव कवर ले लिया, तो ओवरऑल डेप्थ यहाँ से मेरी हो जाएगी 500, मेरे पास इफेक्टिव डेप्थ है, प्लस 50 का मैं कवर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 550 mm मेरी ओवरऑल डेप्थ होगी। तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम भी निकल गई। इसके बाद मेरे को एक और चीज चेक करनी है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम क्या होती है, एज पर द आईएएस कोड, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग टू, ये दो कंडीशन में से लीस्ट होती है। पहली होती है सेंटर टू सेंटर सपोर्ट, जो कि आपको ऑलरेडी दी हुई है 6 मीटर, और दूसरी कंडीशन होती है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो इफेक्टिव डेप्थ यहां पे होगी 500 है, तो उसको 0.50 आप कर दीजिएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे क्लियर स्पान हो जाएगी। तो क्लियर स्पान आपके पास आप यहाँ मान रहे हैं कि 6 है प्लस 0.5, तो ये हो जाएगी आपके पास 6.50 मीटर, ठीक। ये आपकी हो जाएगी एलई। तो इन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी, तो एक है आपके पास 6 मीटर और एक है 6.5, तो जो आपके पास एलई आप यूज करेंगे वो लीस्ट वाली करेंगे, मतलब 6 मीटर, मतलब 6 मीटर ही हमारी क्या रहेगी, इफेक्टिव यहाँ पे स्पान रहेगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। कई बार अब ये भी याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर फर्स्ट में आपने गिवन डेटा लिख लिया, गिवन डेटा के बाद हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन में आपको क्लियर स्पान नॉर्मली चांसेस है क्लियर स्पान दी रहती है। क्लियर स्पान आपकी क्या होती है, क्लियर स्पान का मतलब जैसे ये आपका सपोर्ट है, ये आपका बीम है और ये आपका सपोर्ट है, तो क्लियर स्पान मतलब इस सपोर्ट के फेस से ये सपोर्ट के फेस तक आपकी क्लियर स्पान होती है। और इफेक्टिव स्पान जो हम निकाल रहे हैं, एक तरीका तो ये है कि इस वॉल के सेंटर से इस वॉल के सेंटर तक की लेंथ लेते हैं, और एक कंडीशन लेते हैं कि आपकी क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ को ऐड कर देते हैं, दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू आती है वो आपकी इफेक्टिव स्पान होती है, ठीक है। तो पहले गिवन डेटा लिखा, फिर उसके बाद डायमेंशन निकालने में आपने डी निकाला। डी के लिए आप जरूर ये चेक कर लीजिएगा कि आपको आईएएस कोड में ये एल/डी का रेशियो 20 दिया है, बट हम 20 ना लेके उसको 10 और 12 के बीच में कुछ भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कितना ले लिया है, 12 ले लिया है, तो 12 के हिसाब से 500 आ गया है। अब इसमें भी कंडीशन है कि अगर हमको लग रहा है कि हमने ऑलरेडी 12 लिया है, ऐसे 20 बोला है, हमने 12 लिया, तो इस हिसाब से हमारी डेप्थ भी ज्यादा आ रही है, डेप्थ ज्यादा आती है, तो कई बार कई जगह पे इस डेप्थ को ओवरऑल डेप्थ को मान लेते हैं, और ओवरऑल डेप्थ मानने के बाद इसमें से कवर को माइनस करके इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आपको बहुत कम लग रही है तो फिर आप इसमें ऐड करके ओवरऑल डेप्थ बाद में निकाल सकते हैं, मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करके निकाल दी, आप इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये इतना करके हमने विड्थ डेप्थ निकाल लिया, फिर विड्थ आपने जो है वो एज्यूम कर लिया 250, क्या क्राइटेरिया था वो बता दिया। इसके बाद डी डैश आपको कैसे लेना है इफेक्टिव कवर, उसके बाद आप लोग निकालेंगे इफेक्टिव स्पान। तो साइड आपकी जो डायमेंशन कैलकुलेशन है उसमें
एल एक आता है, एक बी आता है, एक डी आता है, एक ओवरऑल डेप्थ आता है। ये डायमेंशन नॉर्मली आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 के ऊपर, जहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, लोड्स का कैलकुलेशन करेंगे और बाइंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स देखेंगे कि हमारे बीम पे कितना बाइंडिंग मोमेंट और कितना शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है। नाउ स्टेप नंबर 3, जिसमें हम लोग निकालने वाले हैं उस हमारा जो बीम है, जो बीम हम डिजाइन कर रहे हैं, उसके डायमेंशन हमें मिल चुके हैं कि डायमेंशन हमें क्या रखना है। तो डायमेंशन के बाद हम उसके ऊपर लोड्स निकालते हैं और बाइंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कितना डेवलप हो रहा है उसको हमको फाइंड आउट करना है, राइट। सो फर्स्ट मैं अगर लोड्स की बात करूं, लोड्स की बात करता हूं मैं, तो लोड में एक तो आपका होता है लाइव लोड, ठीक। लाइव लोड आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है, जो कि इंपोज लोड के नाम पे दिया है, और वो इंपोज लोड आपको कितना दिया है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है स्ट्रक्चर के ऊपर, जब बीम की बात करते हैं स्पेशली, तो दूसरा होता है डेड लोड। डेड लोड या जिसको सेल्फ वेट ऑफ बीम भी आप बोल सकते हैं, बीम का खुद का वेट, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो डेड लोड होगा। तो डेड लोड निकालने के लिए क्या करना है, तो किसी भी बॉडी का अगर आप डेड लोड निकालना चाहते हैं तो आप उसका वॉल्यूम ले लीजिए और उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस पर्टिकुलर मटेरियल की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको उसका सेल्फ वेट मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बीम की बात करूं तो बीम का वॉल्यूम क्या होगा, बीम की लेंथ, बीम की विड्थ और बीम की डेप्थ, वो उसका वॉल्यूम होगा। तो अगर बीम की विड्थ की मैं बात करूं तो मैंने विड्थ कितना लिया था, 250, मतलब मीटर में अगर मैं बात करूं तो 0.25, जो बी होगा वो बी कितना हो जाएगा, 250 लिया था अपने, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.25। ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम कितनी रखी थी अपन ने, तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम हमारी कितनी थी, हम ओवरऑल डेप्थ को मान लेते हैं कि अगर हम 500 रखना चाहते हैं तो हम 500 रख लीजिए, या आप उसको 550 करना चाहते हैं तो 550 कर लीजिए, या तो इफेक्टिव को माइनस करके कर लीजिएगा या प्लस करके कर लीजिएगा, बस लास्ट में हम एक चेक लगाते हैं डेप्थ का, वो सेटिस्फाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ आप ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल डेप्थ लेता हूँ 0.5 डेप्थ ऑफ बीम, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, या 550 हमारी थी तो 0.55 कर लीजिए, इनटू अगर मैं बात करता हूँ लेंथ ऑफ बीम की, ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल डेप्थ मतलब डी हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, तो इसके बाद मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ बीम की। तो लेंथ ऑफ बीम को आप यहां पे क्या लेंगे, 1 लेंगे। लेंथ ऑफ बीम को आप क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, मतलब ये मैं किसकी वैल्यू ले रहा हूं, एल की वैल्यू ले रहा हूं। अब आप बोलेंगे मैं यहाँ एल 1 क्यों ले रहा हूं, बिकॉज एल तो मेरे पास 6 मीटर दिया हो, बट मैं यहाँ 1 ले रहा हूं। वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर आप लाइव लोड को देखें तो यह लाइव लोड की यूनिट क्या है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर, पर मीटर के ऊपर 15 किलो न्यूटन का लाइव लोड आ रहा है। 1 मीटर के ऊपर कितना लाइव लोड है, 15 किलो न्यूटन का। इसका मतलब अपन को डेड लोड भी कितने पे निकालना पड़ेगा, 1 मीटर के ऊपर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पर मीटर की बात चल रही है, यूडीएल के फॉर्म में बात चल रही है। तो हम यहाँ पे पूरी लेंथ नहीं लेंगे, पर मीटर के ऊपर बात करेंगे। तो पर मीटर मतलब 1 मीटर, इसका मतलब एल की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर आपकी यूडीएल की यूनिट मतलब लोड की, लाइव लोड की यूनिट पर मीटर पे है, तो आपका डेड लोड भी कहाँ पे निकलेगा, पर मीटर पे, तभी तो हम उसको ऐड कर पाएंगे, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लाइव लोड काय के लिए निकाल रहे हैं, पर मीटर, इनटू करेंगे इसमें यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी या डेंसिटी ऑफ आरसीसी। तो मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि नॉर्मली यूनिट वेट या डेंसिटी ऑफ आरसीसी कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, यूनिट वेट किसका, आरसीसी का, क्योंकि हम यहाँ पे आरसीसी की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, ब्रेड्थ ऑफ दी बीम ले लिया, डेप्थ ऑफ दी बीम ले लिया, इनटू 1 लिया, इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी 25 करेंगे, तो ये जो अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू जो आ रही होगी 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर अप्रोक्सीमेट जो भी है, वो ये वैल्यू आपके पास आ रही है। ये आपके किसकी वैल्यू हो गई, आपके डेड लोड की वैल्यू हो गई। तो यहां पे अगर मैं आप बात करता हूं टोटल लोड की, टोटल लोड मतलब डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा, लाइव लोड प्लस डेड लोड। तो यहां से लाइव लोड आपके पास है कितना, 15, और प्लस डेड लोड आपके पास है कितना, 3.125। तो टोटल लोड डब्ल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 18.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास है टोटल लोड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बीम के ऊपर जो लाइव लोड आ रहा है प्लस उसका खुद का वेट है, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 18.125 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि कई बुक्स में इसमें राउंड फिगर करके उसको 19 भी कर लेते हैं या 18.5 भी कर सकते हैं, या आप एज इट इज भी लेके चल सकते हैं। तो इतना हमारा टोटल लोड आ रहा है। अब मैं अगर बात करूं इतना टोटल लोड है, तो ये जो लोड है ये वर्किंग लोड हुआ,
ये कौन सा लोड है? वर्किंग लोड है। अगर मैं इस क्वेश्चन को WSM मेथड से डिजाइन कर रहा होता तो मैं एज इट इज लोड के लिए इसके ऊपर मूवमेंट निकाल लेता, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं, LSM मेथड की बात कर रहे हैं, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग इस लोड को आपको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इसकी वजह से जो फैक्टर्ड लोड होगा या डिजाइन लोड होगा, या जिसको हम बोलते हैं डिजाइन लोड और फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड मींस WU, वो कितना हो जाएगा? 18.125 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपको अल्टीमेट लोड या डिजाइन लोड या फैक्टर लोड मिलता है। तो यहाँ पे फैक्टर लोड आ जाएगा 27.2 किलो न्यूटन पर मीटर। इतना कुछ यहाँ पे फैक्टर लोड आ रहा है, ठीक है, इतना कुछ यहाँ पे फैक्टर लोड आ रहा है। तो इस फैक्टर्ड लोड के लिए, इस डिजाइन लोड के लिए अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे कि इस बीम के ऊपर कितना बैंडिंग मूवमेंट आ रहा है इस पर्टिकुलर अल्टीमेट फैक्टर्ड लोड या डिजाइन लोड के लिए। तो जो मैक्सिमम मूवमेंट होता है, मैक्सिमम मूवमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इक्वल टू MU इक्वल होता है WU LE स्क्वायर बाय 8 के बराबर। कभी भी अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर UDL एक्ट कर रहा है, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस पे आता है वो सेंटर पे आता है UDL की वजह से, और वो कितना होता है? WL स्क्वायर बाय 8 के बराबर होता है। इसका मतलब जब भी मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूंगा और UDL लोड अगर लग रहा होगा तो मूवमेंट WL स्क्वायर बाय 8 होगा। तो यहां से अब मैं मूवमेंट निकाल सकता हूं, मूवमेंट M, W की वैल्यू जो है आपके पास 27 पॉइंट आपकी निकली थी, कितनी? 2 इंटू L जो है आपके पास वो था 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 करते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेट मूवमेंट आपको मिलेगा 122.3 किलो न्यूटन मीटर। इतना कुछ अल्टीमेट मूवमेंट मिलेगा, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम शियर फोर्स की ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम, सपोर्टेड बीम, तो जो शेयर फोर्स होगा जिसको हम VU से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है WU LE बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पे अगेन WU जो है वो 27.2 है, L हमारे यहाँ पे 6 चल रहा है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो शेयर फोर्स की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे VU वो मिलेगी 78.5 किलो न्यूटन के बराबर, 78.5 किलो न्यूटन के बराबर आपका जो है वो शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप गिवन डेटा हुआ। दूसरे स्टेप में हमें डायमेंशन निकालने हैं। डायमेंशन में याद रखिएगा विड्थ ऑफ द बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम एंड इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम। और थर्ड स्टेप में हमें लोड्स पता होने चाहिए, जिससे हम अल्टीमेट लोड निकाल लेते हैं। लोड में आपको लाइव लोड और डेड लोड पता होना चाहिए। अल्टीमेट लोड मिला, उससे मैक्सिमम मूवमेंट मिल गया और मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल गया। अब इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जब हमको ये पता चल गया कि हमारा जो बीम हम यहाँ पे बना रहे हैं उस बीम की विड्थ इतनी है, बीम की डेप्थ इतनी है, बीम की स्पान इतनी है, और उसके ऊपर जब इतना मूवमेंट आ रहा है, कितना मूवमेंट आ रहा है? 122.3 किलो न्यूटन मीटर। तो इस मूवमेंट के रिस्पेक्ट में उसमें एक्चुअल में कितनी इफेक्टिव डेप्थ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब जो अगला स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो डेप्थ हमने प्रोवाइड की है वो सही की है कि नहीं की। क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो डेप्थ होती है बीम की वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि अगर आपने जो डेप्थ है वो गलत प्रोवाइड कर दी, कम प्रोवाइड कर दी और आने वाला मूवमेंट ज्यादा हुआ तो बीम क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट होके टूट जाएगा, बैंड हो जाएगा और फेल हो जाएगा। तो कभी भी हमको डेप्थ को जब प्रोवाइड हम करते हैं, चाहे हमने IS कोड की कंडीशन लगा के करी है, फिर भी हमको उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो अगला जो स्टेप होगा वो होगा हमारा क्या? चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। सो नाउ स्टेप नंबर 4, चेक फॉर डेप्थ। मतलब बीम की डेप्थ को हम चेक करेंगे कि जो हमने प्रोवाइड की है वो सही है कि गलत है, जो उसके ऊपर मूवमेंट डेवलप हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर Fe415 स्टील के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था MU लिमिट का,
वो बताया था एम लिमिट इक्वल होता है 1.38 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था। पीछे आप जाके चेक करेंगे लेक्चर्स में, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला किस तरीके से मैंने निकाला था वो बताया हुआ है। 96 पे जो फॉर्मूले हैं उसी का एक कन्वर्टेड फॉर्मूला हमने बताया था FE415 के लिए। इसी तरीके से 250 के लिए कुछ और होता है और 500 के लिए कुछ और होता है। तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि एम लिमिट मतलब क्या होता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हमारा बीम जो मूवमेंट को रजिस्ट करेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा बीम कितने मूवमेंट को रजिस्ट करे, जो मूवमेंट उस पर आ रहा है उसको रजिस्ट करे। तो मूवमेंट जो आ रहा है वो एम लिमिट के बराबर हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम जो मूवमेंट आपको दिया है, जैसे आपने जो मूवमेंट निकाला था वो निकाला था कितना, 122.3 इंटू 10⁻6 इक्वल 0.138। एफ सी के है आपके पास यहाँ पे 25, ठीक। डी की वैल्यू है आपके पास 250 और डी को आपको चेक करना है, इसको डी रिक्वायर्ड कर दीजिए, डी रिक्वायर्ड। तो यहां से जो डी रिक्वायर्ड आ रहा है इस रिस्पेक्टिव मूवमेंट के लिए, वो आ रहा है आपके पास 346 mm, 346 mm के बराबर। दैट मीन क्या हुआ, मैंने आपसे बोला कि जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी जगह पे आप मूवमेंट को पुट कर दीजिए। क्यों पुट कर दीजिए, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे बीम के ऊपर जितना मूवमेंट आ रहा है उस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए मेरी जो डेप्थ है, वो बीम की इफेक्टिव डेप्थ मुझे कितनी मिनिमम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मूवमेंट रख दिया, तो मूवमेंट हुआ 122.3, न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल 0.138। एफसी के मेरे पास 25 था, बी की वैल्यू 250 थी और डी में चेक करना चाह रहा हूँ कि इस मूवमेंट के रिस्पेक्ट में मेरा डी कितना होना चाहिए, और बी मेरा 250 में फिक्स करके रख रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने लिया था वही रख रहा हूँ। तो डी को जब मैंने चेक किया तो रिक्वायरमेंट आई 346 अप्रोक्सीमेटली एमएम में। इसका मतलब इतने मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए आपकी जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होनी चाहिए वो कम से कम 346 एमएम होनी चाहिए। इस कम से कम, इससे नीचे नहीं हो सकती, इससे ऊपर हो सकती है। तो अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ की बात करूं तो इससे ऊपर 400 हम रख सकते हैं, हम उसको 450 रख सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी कितना रखा हुआ है, तो हमने तो बहुत ही ज्यादा रखा हुआ है। डी प्रोवाइडेड जो है हमारा, वो हमने कितना रखा है, वो हमने 500 mm रखा है। तो यहां पे हम बहुत अच्छे तरीके से कहा है, सेफ कंडीशन में। तो अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है 500, तो आप इस 500 को कम भी कर सकते हैं, इफेक्टिव को माइनस करके आप इसको 450 भी रख सकते हैं, 400 भी रख सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि 346 से कम नहीं कर सकते। यहां से आपको ये पता चल गया। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं तो आप एज इट इज यूनिवर्सिटी में आप 500 इसको लेके चल सकते हैं, लेकिन जब हम साइट पे काम करते हैं तो वहां पे हमें इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा रखें, बहुत ज्यादा रखेंगे तो स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल ज्यादा लगेगा, राइट। तो अभी हम यूनिवर्सिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से ज्यादा ही प्रोवाइड की है, मतलब हम क्या हो गए, हैंड सेफ हो गए। मतलब हमारी डेप्थ को चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, हम कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट बढ़ाने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा स्ट्रक्चर फेल तो किसी भी हालत में यहाँ नहीं होने वाला डेप्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेप्थ का चेक कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी डेप्थ सही है, और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं सिंगली रेनफोर्स बीम की। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम अगला स्टेप इसमें सीधा लगा देते हैं। अगला स्टेप आपका होगा फिफ्थ स्टेप, और फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप होगा, हम सीधा इसमें निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो अब जो एरिया ऑफ स्टील होता है, इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए जो एरिया ऑफ स्टील हमें लगाना है, एसटी को निकालने की दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है ये 0.5 एफ सी के डिवाइड बाय एफ आई ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम यू डिवाइड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी, एक फॉर्मूला ये है। और इसी तरीके से आईएस कोड के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं 456-2000 पेज नंबर 96 पे अगर जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, वो कुछ ऐसा है 0.87 एफ बाय AST डी 1 माइनस एफ बाय AST डिवाइडेड बाय BD एफ सी।
बस डिफरेंस इतना है कि ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आईएएस कोड में नहीं दिया, कन्वर्टेड फॉर्मूला है क्योंकि, तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें फायदा ये है कि इसमें सीधी वैल्यू पुट करके सीधा एएसटी आ जाता है। और अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप आईएएस कोड के पेज नंबर 96 पे जब जाएंगे तो वहां पे एक ये फॉर्मूला भी दिया है, इससे भी आप एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। दोनों से ऑलमोस्ट जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये फॉर्मूला तो याद नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दो जगह एएसटी अननोन है, मतलब ये एएसटी के फॉर्म में एक इक्वेशन आपको बना के देगा, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे एएसटी मिलता है। तो अगर आप इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको यूज कर लीजिए, और अगर डायरेक्ट एएसटी निकालना है तो फिर आप इसको यूज कर लीजिए। तो अभी मैं जैसे अगर इससे निकालने की कोशिश करता हूं तो एमयू की वैल्यू मतलब मूवमेंट, अल्टीमेट मूवमेंट जो मेरा निकला था वो निकला था 122.3 इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम के लिए 0.87। एफ वाई मतलब है 415, एएसटी मुझे निकालना है, और डी, तो डी जो है मेरे पास, अगर आप चाहें तो अपना जो डी अपन ने 500 किया था, 500 क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, इफेक्टिव कर्व हमने 50 माना था तो हम इफेक्टिव डेप्थ को क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ इक्वल हम ले लेते हैं 500 हम ओवरऑल मान लेते हैं और माइनस कर देते हैं 50 का कवर, तो ये कितना हो जाएगा 450। तो हम यहाँ पे चाहें तो 450 डेप्थ से काम चला सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको 450 कर लेते हैं। तो 450 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा 450 ब्रैकेट 1 माइनस एफ वाई की वैल्यू अगेन 415, एएसटी मेरे पास निकालना है, ये मेरे पास है नहीं क्योंकि, और बी की बात करूं तो बी में रख रहा हूं 250, वो एज इट इज रहेगा, और डी में आप 450 कर दिया, मैंने कम कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसलिए। और एफसीके की अगर मैं बात करूं तो एफसीके कितना है मेरे पास 25 है। तो इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं तो एएसटी के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली कैलसी से सॉल्व करके लेके आता हूं, तो एएसटी मेरे पास आ रहा है 833 mm स्क्वायर, 833 mm स्क्वायर। इसका मतलब मेरे को जो एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट है इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, आपने देखा होगा जब बीम बनाते हैं तो लंबी वाली जो नीचे हम स्टील की रॉडें लगाते हैं वो हमें यहाँ पे कितनी चाहिए, 833 mm स्क्वायर चाहिए। तो इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए इतने एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट। लेकिन आईएस कोड के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं, एज पर आईएस कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं, पेज नंबर आप खोलिएगा इसका 47 पेज नंबर, तो उसमें चेक करना पड़ता है आपको, चेक है फॉर मिनिमम एएसटी। इसका मतलब आईएस कोड बोलता है कि एक उसने मिनिमम क्राइटेरिया दिया है कि उससे कम नहीं होना चाहिए आपका एरिया ऑफ स्टील। अगर आप कोई भी सिंगली रेनफोर्स बीम बना रहे हैं या बीम बना रहे हैं तो उसमें आपका जो एरिया ऑफ स्टील होगा उससे कम नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया होगा। तो आपको चेक करना है कि कहीं ये उससे कम तो नहीं है, अगर उससे कम है तो फिर जितना आपका मिनिमम कंडीशन दिया आपको उतना तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, और अगर ज्यादा है तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करना पड़ेगा। तो एएसटी मिनिमम का अगर मैं चेक लगाऊं तो एएसटी मिनिमम वहां पे क्या कंडीशन दी है, वहां एक फॉर्मूला दिया है 0.85 बी डी डिवाइड बाय एफ वाई, ये फॉर्मूला है जो आपको कहाँ मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा पेज नंबर 47 पे। तो मिनिमम का हम चेक लगा रहे हैं, तो अगर मैं इस मिनिमम में वैल्यू पुट करता हूं तो 0.85, बी मेरे पास 250 है, डी में 450 यूज कर रहा हूं, मैंने कम कर दिया था, और एफ वाई मेरे पास 415 है। तो एएसटी मिनिमम जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 236 mm स्क्वायर, एएसटी मिनिमम। और मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो इससे क्या है, ज्यादा ही है, एएसटी रिक्वायर्ड जो है रिक्वायर्ड, और वो कितना है 833 mm स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे हम भी क्या कर रहे हैं, आईएस कोड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन ओके। तो प्रोवाइड एएसटी इक्वल 833 mm स्क्वायर, इतना एएसटी हम लोग फाइनली प्रोवाइड करें क्योंकि रिक्वायरमेंट मिनिमम से ज्यादा ही है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है हम यहाँ पे उतना प्रोवाइड करें। अब लेकिन जो एएसटी मेरा निकला है, क्योंकि 833 mm स्क्वायर निकला है, एरिया के फॉर्म में निकला है, लेकिन जब मैं मार्केट में इसको लेने जाता हूँ या साइट पे मैं जो प्रोवाइड कराता हूँ वो नंबर ऑफ बार में कराता हूँ। पर्टिकुलर कोई डायमीटर होता है, उसकी नंबर ऑफ बार होती है, 2 स्टील की रॉडें लगती हैं, 3 लगती हैं, 4 लगती हैं, 5 लगती हैं, तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ बार में। तो नंबर ऑफ बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लेट अज्यूम 20 mm डाया बार, हम मान रहे हैं कि हम 20 mm की बार लगाएंगे,
तो अगर मैं 20 mm की बार लगाता हूं तो जो नंबर ऑफ बार आएंगी नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड वो कितनी हो जाएंगी, उसका फॉर्मूला होगा AST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार। तो ये हो जाएगा AST आपके पास है 833 डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार होता है π/4 20 का स्क्वायर। एक बार का एरिया कितना होता है, जब आप कॉर्नर से देखते हैं बार को सर्कल दिखता है तो सर्कल का एरिया, और बार हम 20 mm की यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे जो नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड आ रही है ये आ रही है 2.65 अप्रोक्सीमेटली, हम इसको मान लेते हैं 3 नंबर्स। दैट मीन कि अगर मैं 20 mm की बार लगाऊं तो मुझे कितनी बार लगानी पड़ेगी, 3 स्टील की रॉडें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, 3 बार लगानी पड़ेगी। अब आप ये बोलेंगे कि मेरे को कैसे पता चला कि मुझे 20 mm लगाना है, तो कभी भी आप याद रखिए आप कितने mm की भी बार लगा रहे हो, आप 20 की लगा रहे हो, आप 16 की लगा रहे हो, या इससे ऊपर 22 की लगा रहे हो, कितने mm की बार लगाएं, जितने mm की बार लगाएं उस बार को जितनी नंबर ऑफ बार लगाएं, जितने mm की लगाएं और जितनी नंबर ऑफ बार लगाएं, उनका जो एरिया होगा वो हमेशा रिक्वायर्ड एरिया से ज्यादा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया से ज्यादा होना चाहिए, पहली कंडीशन। या दूसरा तरीका ये है कि कभी भी आप जब नंबर ऑफ बार लगाते हैं तो नॉर्मली आपके पास 250 mm या 300 mm की विड्थ रहती है बीम की। तो 250 से 300 mm के बीच में नॉर्मली आप ट्राई करें कि 2 नंबर ऑफ बार से ज्यादा बार हो, मतलब 3 या 4। तो 3 और 4 के बीच में जिस भी डाया से आ रही हो वो डायमीटर आप प्रोवाइड कर दें। तो जैसे मेरे 20 से 2.65 आ रही थी तो 3 हो रही है, तो इसका मतलब 20 mm ठीक है मेरा। अगर मैं 16 लगाता और 16 से मेरी 4 बार आ रही है तो मैं 16 भी लगा सकता हूं। मेरा एरिया ऑफ स्टील इतना होना चाहिए, डायमीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एरिया ऑफ स्टील मिनिमम 833 mm स्क्वायर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 mm बिल्कुल सही है, जिसके लिए हम 3 बार प्रोवाइड करेंगे। और फिर हम आगे जाते हैं और जिसमें हम बात करेंगे चेक फॉर शियर की। सो नाउ AST एक्चुअल। सो एक्चुअल का मतलब हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बार रिक्वायरमेंट आई वो 2.65 के कुछ करीब आई, और हमने उसको राउंड फिगर में कितना ले लिया, 3 बार्स ले लिया। इसका मतलब हमने नंबर ऑफ बार को बढ़ाया, इसका मतलब हमारा AST भी बढ़ गया जो हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसको बोलते हैं AST एक्चुअल। AST एक्चुअल, तो AST एक्चुअल कितना हो जाएगा, फाइनली हम 3 बार लगा रहे हैं और एक बार का एरिया कितना है, π/4 20 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से एक्चुअल AST कितना हो रहा है, 942 mm स्क्वायर, और हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 833 की थी, और हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, 942 mm स्क्वायर। तो जो कि हम रिक्वायरमेंट से क्या कर रहे हैं, ज्यादा ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी जो नंबर ऑफ बार होंगी वो हमारे लिए सही होंगी। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं और उसको नंबर ऑफ बार में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, और इसको हम बोलेंगे चेक फॉर shear reinforcement। चेक फॉर shear reinforcement, राइट। तो क्योंकि आपने जब साइड पे कभी बीम बनता हुआ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बीम में लंबी लंबी स्टील की बार्स लगाते हैं, वो बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए लगाते हैं। तो वो हम यहाँ पे कितनी लगा रहे हैं, 3 बार्स लगा रहे हैं 20 mm डायरेक्ट थ्रू आउट द बीम जो लगी। अब उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे रिंग्स भी लगाते हैं जिसको हम स्ट्रप्स बोलते हैं, जो मैंने इससे पहले के लेक्चर्स में बताया कि स्ट्रप्स क्या होती हैं, शेयर को रजिस्ट करने के लिए लगाई जाती है। तो अब हम यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं कि जो हमारा बीम है, बीम के ऊपर मूवमेंट जो आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए तो हमने ये बार लगा दी, इससे मूवमेंट उसका रजिस्ट हो जाएगा, मूवमेंट की वजह से फेल नहीं होगा, डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा क्योंकि हमने डी बिल्कुल सही रखा है। लेकिन अब हमको देखना है कि कहीं शेयर की वजह से वो फेलियर ना हो, इसलिए हम उसके लिए चेक लगा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं चेक फॉर शेयर रेनफोर्समेंट। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपके पास डिजाइन शेयर फोर्स होना चाहिए, डिजाइन शेयर फोर्स होना चाहिए, जो कि हमारे पास है यहाँ पे, जिसको हम अल्टीमेट शेयर फोर्स या फैक्टर्ड शेयर फोर्स भी बोलते हैं, जो कि हमने निकाला था स्टेप नंबर 3 में 78.5 किलो न्यूटन के बराबर। ये हमारे पास शेयर फोर्स है। दैट मीन कि हमारे बीम पे जो लोड आ रहा है उस लोड की वजह से जो फोर्स शेयर फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 78.5 किलो न्यूटन। अब क्या करेंगे, अब इस फोर्स की वजह से हम एक स्ट्रेस निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए आप क्या करिएगा, IS कोड 456/2000 के पेज नंबर 72 पे जाइएगा। जब आप IS कोड के पेज नंबर 72 पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ बी निकालने का फॉर्मूला मिलेगा, जो कि है VU/BD के बराबर।
BU बाय BD। BU मतलब यहाँ पे डिजाइन शियर फोर्स है, तो डिजाइन शियर फोर्स हमारे पास कितना है, अभी देखा हमने 78.5, और क्योंकि ये किलो न्यूटन में है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड बाय B इंटू डी। तो मेरे पास B कितना था 250, और फाइनली मैंने D कम करके कितना ले लिया था 450। तो इससे आपका जो टाउ B आ रहा है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है 0.68 न्यूटन पर mm² के बराबर, इतना टाउ B आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो बीम है जिसकी विड्थ 250 है, इफेक्टिव डेप्थ 450 है, जिसमें स्टील लगा हुआ है, कितनी 3 बार्स ऑफ 20 mm डाया की, उसके ऊपर जब शेयर फोर्स आएगा तो शेयर फोर्स की वजह से जो उस पर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, शेयर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, जो उसको तोड़ना चाहती हैं, उसको फेल करना चाहती हैं, वो कितनी डेवलप होंगी 0.68 न्यूटन की स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, और कितने एरिया पे होंगी mm² एरिया पे, मतलब 1 mm बाय 1 mm के एरिया पे 0.68 न्यूटन की स्ट्रेसेस डेवलप होंगी जो उसको फेल करना चाहती है। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि इतनी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं जो उसको फेल करना चाहती हैं। अब हम इसके अगेंस्ट हम देखेंगे शियर स्ट्रेंथ या नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, जिसको हम बोलते हैं टाउ सी। टाउ सी मतलब क्या हुआ, अब मैंने आपसे बोला कि इतनी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है 0.68 न्यूटन की, जो अपने बीम को फेल करना चाहती हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो बीम है उसकी खुद की कुछ कैपेसिटी होगी आने वाली स्ट्रेसेस को रजिस्ट करने के लिए, हर चीज की होती है। तो बीम में हमने 250 mm की विड्थ लगाई है, इफेक्टिव डेप्थ हमने 450 लगाई है, उसमें स्टील ऑलरेडी हमने 3 बार ऑफ 20 mm की डाया की लगा दी है, तो उसकी खुद की भी तो कुछ स्ट्रेंथ होगी, उसको क्या बोलते हैं टाउ सी। तो टाउ सी के लिए भी आईएस कोड के पेज नंबर आप किस पे चले जाइएगा, आईएस कोड के 456 के 2000 पेज नंबर पे जाइएगा 73 पे, 73 पेज पे, वहां आपको एक टेबल मिलेगी बड़ी सी। उस टेबल के पहले कॉलम पे परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने का, पीटी निकालने का एक फॉर्मूला मिलेगा, 100 AST डिवाइड बाय BD, ये एक फॉर्मूला मिलेगा। वहां से मैंने ये फॉर्मूला नोट किया, तो 100 को मैं यहाँ पे 100 ही लिखूंगा। AST मतलब एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील, तो मैंने कितना प्रोवाइड किया है 942 एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है, तो यहां ले लीजिएगा 942 जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया, डिवाइड बाय B मतलब 250 और इनटू D मतलब 450, तो यहां से PT आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा 0.83% के करीब करीब ये PT आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बीम है जिसकी विड्थ 250 है, जिसकी इफेक्टिव डेप्थ 450 हम लेके चल रहे हैं, उसमें जो परसेंटेज ऑफ स्टील लगा हुआ है, जो 3 बार ऑफ 20 mm की हमने लगाई है, उसका परसेंटेज हमने निकाला, तो वो कंक्रीट के कंपैरिजन में कितना परसेंट स्टील लगा है, 0.83% स्टील लगा है, 0.83% स्टील लगा हुआ है। तो इस परसेंटेज ऑफ स्टील के रिस्पेक्ट में हम अब ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बीम है वो कितनी स्ट्रेंथ हमें दे पाएगा इस शियर स्ट्रेस के अगेंस्ट। तो उसको चेक करने के लिए अब आप क्या करेंगे, पीटी आपको मिल गया। अब इस पीटी के लिए आप क्या जाएंगे, जब उस टेबल को ध्यान से आप देखेंगे तो पीटी का जो कॉलम है, पहला वाला कॉलम होगा, उस पीटी में हमको कितने के लिए वैल्यू चाहिए, 0.83 के लिए चाहिए, हमें चाहिए 0.83 के लिए वैल्यू। और नेक्स्ट कॉलम आप किसका देखिएगा, आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना था M25, तो F25 के नीचे देखिएगा, 25 के नीचे देखिएगा। तो वहां पे आप जब पीटी जाएंगे तो वहां 0.83 आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको वहां क्या मिलेगा, आपको वहां पे एक मिलेगा 0.75, एक वैल्यू मिलेगी 0.75, उसके बाद सीधी आपको एक वैल्यू मिलेगी 1.0, एक वैल्यू मिलेगी पीटी में आपको 0.75, उसके बाद सीधा मिलेगा 1.0, और अपन को बीच में किसके लिए निकालना है, अपन को निकालना है 0.83 के लिए। 83 के लिए कोई वैल्यू नहीं है वहां पे, 83 आपका मतलब हो गया क्वेश्चन मार्क, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, 0.75 के लिए M25 के नीचे एक वैल्यू दी है, वो वैल्यू आपको दी होगी 0.57, और उसके नीचे जाएंगे तो 1 के सामने आपको एक वैल्यू दी होगी, वो दी है 0.64। पीटी का नीचे आपने कॉलम देखा, पीटी में आपको 0.75 के लिए 0.57 वैल्यू दी है, 1 के लिए 0.64 दी है, अपन को 0.83 के लिए निकालना है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो जब दो वैल्यू के बीच की वैल्यू आपको निकालनी है तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेट, आपको उसको करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए आप लोग जो निकाल रहे हैं यहाँ पे, वो आप क्या निकाल रहे हैं, वो टाउ सी निकाल रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम।
तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम जब आप निकालने जाएंगे तो आप कैसे इंटरपोलेट करेंगे, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है 0.57, ये पहली वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो 0.75 के लिए, उससे नीचे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, बढ़ रही है मतलब प्लस। उसके बाद क्या करिए, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 0.64, उसमें से माइनस कर दीजिए इस मिनिमम वैल्यू को 0.57 को और डिवाइड, फिर इस तरफ आ जाइए, इस मैक्सिमम में से इस मिनिमम को माइनस कर दीजिए, मतलब 1 माइनस 0.75 कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको कितने परसेंट के लिए निकालनी है, 0.83 के लिए, इसमें से माइनस कर दीजिए आप ये मिनिमम वैल्यू 0.75, तो यहां से आपका जो टाउसी निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.58 न्यूटन पर mm स्क्वायर के करीब करीब ये वैल्यू आपकी आएगी। और ये सही है कि गलत, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये 0.57 है और ये कितना है 0.64, मतलब आपकी वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, ना इससे कम आएगी ना इससे ज्यादा आएगी। और जस्ट इसके बाद 0.83 आता है, तो इसका मतलब 0.7 के बाद 0.58 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही होगी, तो 0.58 मतलब आपकी वैल्यू सही। और अगर आपको इतना इंटरपोलेट करते ना बने और कंफ्यूजन हो रहा हो, तो अगर आपको राउंड फिगर में लेना है तो वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं होगी, बट आप ऐसे भी ले सकते हैं, इन दोनों को ऐड करिए और डिवाइड बाय 2 करिए, तो वो इसकी एकदम मिड की वैल्यू हो जाएगी, बट वो आपकी एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट वैल्यू नहीं होगी। ये जो है वो आपकी करेक्ट वैल्यू है जब आप इंटरपोलेट करके निकालते हैं। तो 0.58 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका मतलब जो बीम है वो बीम कितनी स्ट्रेस को रजिस्ट कर पाएगा, 0.58 न्यूटन की स्ट्रेस को रजिस्ट कर लेगा 1 mm स्क्वायर के लिए। और आने वाली स्ट्रेस कितनी है, आने वाली स्ट्रेस है 0.68, तो आने वाली ज्यादा है, रजिस्ट करने वाली कम है, इसका मतलब यहाँ पे शेयर का फेलियर हो सकता है। तो उस शेयर के फेलियर को रोकने के लिए हमें यहाँ पे शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। अब वो शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने से पहले आपको एक और यहाँ पे चेक करना पड़ता है, और वो चेक क्या होता है, टाउसी मैक्स का। और मैक्सिमम की अगर आप चेक करें तो जो आप इसी आईएस कोड में जो 73 पेज नंबर उसी की टेबल बनी हुई है, तो वहां पे देखिएगा टाउसी मैक्स जो है वो आपका करीब करीब यहाँ पे 25 ग्रेड के लिए 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर का दिया है। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू, इस मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो इससे ज्यादा नहीं है, ये आपकी ग्रेटर वैल्यू है इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पे लिखेंगे ओके। कभी भी आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे tau v is greater than tau c, hence shear reinforcement is required to resist shear, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे शेयर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है शेयर को रजिस्ट करने के लिए। तो अब शेयर रेनफोर्समेंट कैसे डिजाइन करेंगे, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा VUS, जो कि होता है VU माइनस टाउ सी BD के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं VUS निकालता हूं तो VU मेरे पास कितना था, शेयर फोर्स था 78.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट किया, माइनस टाउ सी मेरा निकला 0.58, 250 विड्थ है, डेप्थ है 450, तो यहाँ से मेरा VUS निकल के जो आ रहा है वो आ रहा है 13250 न्यूटन के बराबर। और किलो न्यूटन। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल शेयर फोर्स तो इतना आ रहा है 78.5, जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रही है 0.68, लेकिन मैंने बोला कि कुछ स्ट्रेस रजिस्ट हो जाएगी, तो वो रजिस्ट हो रही है 0.58, तो 0.68 आएगी जिसमें से 0.58 रजिस्ट हो जाएगी, तो जो रिमेनिंग बची, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस बचा, उसकी वजह से बीम में फेलियर आएगा। तो जो रिमेनिंग स्ट्रेस बची उसको मैंने लोड में कन्वर्ट किया यहाँ। तो लोड में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मैंने बोला कि टोटल शेयर फोर्स जितना आ रहा था उसमें से माइनस कर दो जितना रजिस्ट हो रहा है। तो कितना रजिस्ट हो रहा है, इतनी स्ट्रेस रजिस्ट हो रही है, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी लोड बन जाएगा। तो इस आने वाले लोड में से रजिस्ट होने वाले लोड को माइनस करोगे तो कितना बचा, तो न्यूटन में बचा 13,250 न्यूटन। और अगर मैं किलो न्यूटन की बात करूं तो 13.250, मतलब आने वाला शेयर फोर्स है 78.5,
जिसमें से जो रजिस्ट हो गया उसके बाद जो बचा शेयर फोर्स वो कितना बचा 13.25 का जो शेयर फोर्स है उसकी वजह से स्ट्रेसेस बीम में आएंगी, शेयर की वजह से, उसकी वजह से फेलियर होगा। तो इसका मतलब आपको जो बीम को डिजाइन करना है शेयर रेनफोर्समेंट के लिए वो कितने शेयर फोर्स के लिए करना है 13.25 ना कि 78.5, क्योंकि इसमें से कुछ रजिस्ट हो गया। तो इसका मतलब मैं इतने के लिए डिजाइन करूंगा, तो इतने के लिए डिजाइन करने के लिए हम यहां पे फिर लिखेंगे लेट प्रोवाइड 8 mm डाया टू लेट स्ट्रप्स टू लेग स्ट्रप्स। इसका मतलब 8 mm डाया, कभी भी हम जो रिंग लगाते हैं, आपने बीम में जो रिंग लगती हुई देखेंगे उसको स्ट्रप्स बोलते हैं, तो नॉर्मली हम उसको 8 mm डाया की बनाते हैं। तो 8 mm डाया की बना रहे हैं। और टू लेग मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू लेग कुछ इस टाइप की जो रिंग लगाते हो, इस टाइप की जो रिंग लगाते हो इसको टू लेग स्ट्रप बोलते हैं। तो कॉमनली आप यही देखते हैं, तो वही वाली हम लोग रिंग लगा रहे हैं, वही स्ट्रप हम लोग लगा रहे हैं। तो टू लेग स्ट्रप्स लगा रहे हैं 8 mm डाया की। ठीक, तो जो 8 mm डाई की टू लेग स्टब लगाएंगे, अब उसका एरिया क्या होगा और क्या स्पेसिंग पे हमें उसको लगानी है, अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो हम जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उस शेयर को रजिस्ट करने के लिए जो शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है, और वो हो रहा था 13250 न्यूटन का शेयर फोर्स, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम टू लेग स्टब्स प्रोवाइड कर रहे हैं 8 mm डाया से। ठीक है, तो 8 mm डाया की टू लेग जो स्ट्रप हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस एक स्ट्रप में जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, तो टू लेग्ड कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रप्स जो होती है वो ASB से रिप्रेजेंट की जाती है। टू लेग्ड की बात कर रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं। और अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा मैं उस रिंग का, तो क्योंकि ये 8 mm की बार है तो इसका जो सर्कल का एरिया होगा π/4 d स्क्वायर, तो π/4 d मतलब मैं 8 mm से बना रहा हूं तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100.53 mm स्क्वायर। अब मैंने बोला कि एक स्टब जो मेरी बन रही है वो बन रही है 8 mm डाई की टू लेग स्टब। एक स्टब बन गई, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी। अब मैं जब इसको बीम में लगाऊंगा तो एक स्टब लगा रहा हूं, उसके बाद मैं जो दूसरी स्टब लगाऊंगा तो इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी रखूंगा। अब मैं वो स्पेसिंग की बात कर रहा हूं, स्पेसिंग फॉर स्टब्स। तो इसके लिए आप एज पर द IS कोड 456/2000 के पेज नंबर 73 पे जाएंगे, तो वहां पे वर्टिकल स्टब्स की स्पेसिंग निकालने का एक फॉर्मूला मिलेगा 0.87 F/ASB/D डिवाइड बाय VUS। तो यहाँ पे 0.87 का 0.87 रहेगा, एफ बाई की वैल्यू 415 है, और ASB जो हमने ऊपर एरिया ऑफ वर्टिकल स्टब्स का एरिया निकाला था 100.53 इंटू डी, तो डी आपके पास था 450 डिवाइड बाय VUS जितना शेयर फोर्स आपका आ रहा था, तो वो हमने निकाला था 13250। तो इसके हिसाब से जो स्पेसिंग आ रही है वो आ रहा है 1232। जो स्पेसिंग आ रही है, इतनी ज्यादा क्यों आ रही है स्पेसिंग? इतनी ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि आने वाला जो शेयर फोर्स है ना उसके ऊपर वो बहुत कम है। आने वाला जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो बहुत कम है। कितनी है आपकी? ये न्यूटन में लिखी इसलिए आपको ज्यादा दिख रही है। अगर किलो न्यूटन की बात करूं तो आने वाला शेयर फोर्स कितना था 78, लेकिन जितना बच रहा है आ रहा है वो कितना आ रहा है 13.20। तो आने वाला शेयर फोर्स कम है इसलिए इतनी ज्यादा स्पेसिंग आ रही है, लेकिन इतनी स्पेसिंग हम प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि जो एज पर IS कोड की अगर मैं बात करूं, एज पर IS कोड अगर मैं बात करता हूं, एज पर IS कोड अगर मैं बात करूं तो वो बोलता है द स्पेसिंग should be least first 0.75 into d, तो 0.75 d की वैल्यू है 450, तो इससे ये वैल्यू आ रही है 337.5। सेकंड 300 mm, और थर्ड जो आपने निकाली है SB, तो आपने यहां पे निकाली है कितनी 1232.70। इन तीनों में से लीस्ट वैल्यू जो होगी हमेशा वही स्पेसिंग आपको प्रोवाइड करनी। तो लीस्ट क्या होगी? सिंपल सी बात है, 0.75 डी से 337 आ रही है, आपने जो निकाली है वो 1232.70 आ रही है, 300 एक फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब IS कोड के अकॉर्डिंग कभी भी स्पेसिंग आपकी 300 mm से ज्यादा आप दे ही नहीं सकते। 300 mm से ज्यादा की स्पेसिंग आप कभी भी दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग देते हो तो टेम्परेचर की वजह से भी आपका जो है वो क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं, फेलियर आ सकता है। तो कभी भी याद रखिएगा कि आपकी स्पेसिंग कितनी भी आए, आप 300 mm से ज्यादा नहीं दे सकते, 300 से हमेशा कम ही होगी, 300 से ज्यादा कभी भी नहीं होगी। तो यहां पे सबसे लीस्ट वैल्यू कितनी है 300। इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे लेट
प्रोवाइड 8 mm डाया, मतलब यहां पे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 mm डाया, टू लेग्ड स्ट्रप्स एट द रेट मीन्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब एक स्ट्रप लगाएंगे, उसके सेंटर से दूसरी स्ट्रप के सेंटर तक की जो डिस्टेंस रखेंगे वो कितनी रखेंगे, 300। और टूवर्ड्स द, यहां पे थ्रू आउट द बीम, और ये कहां लगेगी, ये थ्रू आउट द बीम लगेगी, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक बीम के आपकी स्पेसिंग क्या चलेगी, यही चलेगी। तो इस तरीके से हम यहां पे स्ट्रप्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। इसके साथ साथ में यहां पे एक और लाइन रहेगी, ऑल्सो प्रोवाइड 210 mm dia as holding bars at compression साइड। इसका मतलब ये हुआ कि 8 mm डाया की टू लेग स्ट्रप तो हम लगा रहे हैं, नीचे टेंशन में हम 3 बार लगा रहे हैं 20 mm की, जो हमने पीछे निकाली, लेकिन जो कंप्रेसर वाला साइड है बीम का, उसमें भी हम 2 स्टील की रॉड लगाएंगे 10 mm की। और वो क्यों लगाते हैं, कंप्रेशन साइड लगाते हैं होल्डिंग के लिए, होल्डिंग बार्स उनको बोलते हैं, या एंकर बार बोलते हैं। होल्डिंग बार मतलब क्या होता है, होल्डिंग बार का मतलब कि जब मैंने नीचे 3 बार लगाई और जब मैं ये स्ट्रप लगाऊंगा तो ये स्ट्रप को कोई होल्ड भी तो करेगा ऊपर से, ऊपर से कौन होल्ड करेगा, तो ऊपर 2 बार लगा देते हैं स्टील की, वो इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि ये सिंगली रेनफोर्स बीम है, तो यहाँ पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट तो हम दे नहीं रहे, तो उसकी जगह पे हम 2 होल्डिंग बार्स देते हैं। और जब डबली रेनफोर्स बीम होता है तो उसमें ऑलरेडी हम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट देते हैं, तो वहां पे होल्डिंग बार की जरूरत हमें नहीं होती, राइट। तो ये हम एज अ होल्डिंग बार 2 ऊपर की तरफ भी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब इसके बाद में आगे बात करता हूं नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पे चेक फॉर शियर आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे हम करेंगे चेक फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। यहां पे हम बीम के डिफ्लेक्शन को भी चेक करें। डिफ्लेक्शन का मतलब कभी भी याद रखिएगा, बीम के जो फेल होने के रीजन होते हैं ना, मोस्टली वो 3 होते हैं। या तो वो बेंडिंग मोमेंट की वजह से फेल हो जाता है, जिसके लिए हमने 20 mm की 3 बार लगाई है, तो वहां हमने सेव कर दिया। या तो वो शेयर की वजह से फेल होता है, शेयर का हमने चेक लगा दिया, शेयर भी हमने प्रोवाइड कर दिया। या तो वो डिफ्लेक्शन की वजह से फेल होता है। तो यहाँ पे अब हम जो चेक करने वाले हैं वो डिफ्लेक्शन का चेक करने वाले हैं। इसके लिए IS कोड 456/2000 के पेज नंबर 38 को आप खोलिएगा। जब वहां पे 38 पेज नंबर को खोलेंगे तो वहां पे आपको एक ग्राफ टाइप का मिलेगा और एक फॉर्मूला मिलेगा जिसमें आपको पीटी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील जो था हमने पीछे निकाला था जब हम शेयर को डिजाइन कर रहे थे, तो वो हमारा था 0.83%। यहाँ पे पीटी की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमने पीछे निकाला है शेयर में, हमने डायरेक्टली ले लिया। इसके बाद हमें एक स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी, एफएस जो स्ट्रेसेस इन स्टील होती हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो एफएस का वहां पे एक फॉर्मूला दिया है 0.58 इंटू FY ब्रैकेट AST required डिवाइड बाय AST प्रोवाइडेड, ये एक फॉर्मूला मिलेगा वहां पर। तो इससे आप ये एफएस निकालेंगे, तो एफएस होगा 0.58 इंटू FY है आपको 415 ब्रैकेट AST जो रिक्वायर्ड था, तो रिक्वायर्ड एरिया आया था हमें 833, और जबकि हमने प्रोवाइड कितना किया था 942 के करीब प्रोवाइड किया था, ये वो वाला है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एफएस की आपको वैल्यू मिल रही है वो 212 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आपको मिल रही है, 212 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसके लिए आप यहां से KT निकालते हैं। KT मतलब जो उसमें ग्राफ दिया है पेज नंबर 38 पे जाएंगे तो उसमें आपको एक KT की जरूरत पड़ेगी। तो KT यहाँ पे निकालना है। तो KT को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जो एफएस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 212, लेकिन उस ग्राफ में आप जब देखेंगे तो आपको वहां पे एक एफएस की वैल्यू मिलेगी 190 और एक एफएस की वैल्यू आपको वहां मिल रही होगी 240, जबकि आपकी एफएस कितनी है 212, मतलब इन दोनों के बीच में है आपकी वैल्यू। तो जहां 190 लिखा है उसमें जो KT की वैल्यू है, जो 190 लिखा है उसमें जो KT की वैल्यू है वो KT की वैल्यू वहां पे 1.35 के कुछ करीब दी हुई है। और
जहां पे 240 है वहां पे जो KT दिया है 240 के लिए वो वहां पे उस ग्राफ में दिया है 1.2, और आपको कितनी FS के लिए चाहिए, 212 के लिए आपको KT चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो इन दोनों के बीच में आएगा, इसका मतलब मुझे इंटरपोलेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने टाउ सी के लिए किया था। तो इंटरपोलेट कैसे करूंगा, जो मैक्सिमम वैल्यू 1.35, जब इससे नीचे जा रहा हूं, मतलब बड़ी वैल्यू के पास जा रहा हूं, 190 से 240 पे जा रहा हूं, तो वैल्यू मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब यहां लिखिएगा माइनस, उसके बाद मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू में से ये मिनिमम को KT को माइनस करिए, डिवाइड बाय इसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है 240 में से माइनस कर दिया मिनिमम 190, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, आपको कितने के लिए निकालनी है, 212 के लिए, उसमें से माइनस कर दीजिए 190 को, तो यहां से आपका जो KT आएगा इंटरपोलेट होके वो करीब करीब आ रहा है 1.29। और अगर आप ये ग्राफ को देखने में या समझने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आपकी वैल्यू है, तो उस हिसाब से आप इसको ले लीजिएगा। तो 1.35 और 1.2 के इस बीच में कितनी आ रही है, 1.29, इसका मतलब हमारा KT है 1.29। तो अगर मैं चेक फॉर डिफ्लेक्शन की बात करूं तो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन अलाउड होता है L/D मैक्स, वो होता है, आपको IS कोड का जो पेज नंबर 37 है उसने L/D का रेशियो कितना लेने को बोला था, 20, वो विदाउट मॉडिफिकेशन फैक्टर है, इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर से, मतलब KT से, तो 1.29 आपका यहाँ पे KT आया। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरी वैल्यू हो रही है टोटल मिला के 25.8, किसकी, L/D मैक्स, मतलब आपका L/D का रेशियो जो मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पे 25.8 हो सकता है। लेकिन अपना जो है L/D प्रोवाइडेड, अगर मैं देखूं तो मेरी लेंथ कितनी थी, 6 मीटर की, इसका मतलब 10³ mm के लिए, और ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ जो हमने रखी, स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, फाइनली हमने रखी 450। तो जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ रहा है 13.33। इसका मतलब मेरा L/D का मैक्सिमम रेशियो यहां पे 25.8 हो सकता है। इससे ज्यादा अगर मैंने L/D का रेशियो दिया, इसका मतलब डिफ्लेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन मैंने L/D प्रोवाइड कितना किया है, तो L मेरी 6 मीटर थी, उसको मैंने mm में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय मेरी D जो मैंने रखी थी फाइनली 450, तो मेरा कितना आ रहा है 13.33। इससे मैं बहुत नीचे हूं, मतलब मेरा बीम में डिफ्लेक्शन किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अगर मेरी डेप्थ और भी थोड़ी मैं कम कर देता ना तो भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब मेरा डिफ्लेक्शन भी क्या है, सही है। इसका मतलब हैंस ओके, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से मैं बहुत दूर हूं, इसका मतलब मेरे बीम में डिफ्लेक्शन भी यहां पे नहीं होगा। तो यहां पे मैं डिफ्लेक्शन में भी क्या हो गया, सेफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की बात करेंगे, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। नाउ चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, राइट। सो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि शेयर में फेलियर नहीं हुआ, डिफ्लेक्शन में भी फेल नहीं हो रहा है, बाइंडिंग में भी फेल नहीं हो रहा है। एक डेवलपमेंट लेंथ का और हम लोग चेक करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि आपके सपोर्ट के ऊपर तक आप कंटिन्यूअसली बार करते हैं, जिससे आपको प्रॉपर बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलती है और आपकी स्लिपिंग कंडीशन खत्म हो जाती है, एक एक्स्ट्रा लेंथ हम लोग देते हैं। तो LD से उसको डिनोट करते हैं डेवलपमेंट लेंथ। इसके लिए आप IS कोड 456-2000 के पेज नंबर 42 और 44 को देखिएगा, वहां डेवलपमेंट लेंथ को जो चेक किया जाता है उसकी कंडीशन दी है, ये फॉर्मूला भी आपको वहीं मिलेगा। इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरा LD मेरा निकलेगा, तो LD कितना हो जाएगा 0.87, FY है मेरे पास 415, और 5 मतलब डायमीटर ऑफ बार, जो मेन मैंने बार दिया है, तो मैंने 20 mm का मेन टेंशन एनफोर्समेंट दिया था, वो उसका डाया पूछा है, ठीक है। और उसका 4 रहेगा, और टाउ BD मतलब बॉन्ड स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए भी आप IS कोड के 42-44 पेजेस पे जब जाएंगे तो वहां पे एक टेबल मिलेगा, 4.8 टेबल मिलेगा, टेबल में टाउ BD की वैल्यू मिलेगी। तो वहां पे टाउ BD आपका कितना होगा, आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M25, तो M25 के लिए टाउ BD की वैल्यू वहां पे आपको मिलेगी 1.4। लेकिन उसी टेबल के जब आप नीचे पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो 1.4 वैल्यू है, ये माइल्ड स्टील के लिए, जो चिकना वाला स्टील होता था ना जो पहले आता था, उस स्टील के लिए M25 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। और अगर आप HYSD स्टील यूज कर रहे हो, मतलब वो जो जिसपे स्पाइरल टाइप के बने रहते हैं, तो आजकल हम पूरा HYSD यूज करते हैं, TMT यूज करते हैं। अगर वो स्टील यूज कर रहे हो तो इस वैल्यू को 1.6 टाइम्स आप बढ़ा लीजिए, इसका मतलब 60% बढ़ा लीजिए, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.6 फॉर HYSD। ये क्यों मल्टीप्लाई किया, फॉर HYSD के लिए। तो हम थ्रू आउट लिए HYSD कर रहे हैं, तो हमेशा इस वैल्यू को 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब टाउ BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.4 इंटू 1.6, 60% आपको इसको इंक्रीज करना है। तो इससे आपका जो LD आ रहा है यहाँ पे
लेंथ ऑफ डेवलपमेंट लेंथ जो आ रहा है वो आ रहा होगा 805.9 mm के बराबर। और डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक क्या करना है, तो जब IS कोड के 42 44 पेज को विजिट करेंगे तो वहां पे आपको एक कंडीशन दी हुई है, और वो कंडीशन दी क्या है, M1 बाय VU प्लस L0, और यहाँ पे 1.3 कुछ होता है, 1.3 30 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए बोलता है स्कोर, तो 1.3 M1 बाय VU प्लस L0 की कुछ कंडीशन वहां पे आपको मिलेगी। तो आपको इसको सेटिस्फाई करना है कि आपकी ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए किसके, LD के। ये कुछ कंडीशन वहां पे आपको दी हुई है, राइट। तो अब हम इसी में वो वैल्यू पुट करते हैं अगर, तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, तो हम अगर बात करते हैं इसकी वैल्यू की, तो यहाँ पे 1.3 आपका 1.3 रहेगा। M1 की बात करूं या VU की बात करूं, तो VU हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ था, राइट। तो जो आपका VU था वो आपने निकाला था 78.5 किलो न्यूटन के बराबर। तो ये तो हो गया आपका शियर फोर्स जो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो VU की बात हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं M1 की, तो M1 मतलब क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। इसके लिए आप क्या करिएगा, IS कोड के पेज नंबर 96 पे चले जाइएगा। किसके लिए, IS कोड के पेज नंबर 96 पे चले जाइएगा। वहां आपको एक M1 का फॉर्मूला मिलेगा, वो है 0.87, ठीक है, FY AST D 1 माइनस AST FY डिवाइड बाय BD FCK, ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। इस फॉर्मूले से आप M1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.87, FY मतलब 415, AST जो हमने प्रोवाइड किया है 942 किया था, D हमारे पास 450 था, 1 माइनस EST हमारा 942 हो गया, FY मतलब 415 हो गया, डिवाइड बाय B मतलब 250, D मतलब 450 इंटू FCK मतलब 25 था यहाँ। तो यहाँ से अगर आप M1 कैलकुलेट करके आ रहे हैं तो ये करीब करीब आपके पास आ रहा है 135,856,988 न्यूटन के बराबर आ रहा है। अब इसको उठा के ये वाली कंडीशन में देख लीजिए, तो 1.3 इंटू M1 की वैल्यू है 135,856,988 डिवाइडेड बाय VU है आपके पास 78.5, इसको न्यूटन में करेंगे तो 10 पावर 3, और प्लस L0 को यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा 0 के बराबर। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल LD। अब L0 को मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ बिकॉज हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि यूजिंग नो हुक, हम कोई हुक नहीं दे रहे हैं और हम कोई बैंड भी नहीं दे रहे हैं। नो हुक नो बैंड, अगर हम कोई हुक भी नहीं दे रहे हैं, हम कोई बैंड भी नहीं दे रहे हैं, तो L0 हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, आपकी माइल्ड स्टील होती थी, स्मूथ बार होती, तो हम एंड पे हुक्स बनाते थे इसमें, या बैंड देते थे। क्यों देते थे, जिससे बॉन्ड स्ट्रेस हमारी बढ़ जाए, क्योंकि वहां पे कॉन्क्रीट और उसके बीच में इतनी बॉन्ड स्ट्रेस नहीं होती थी। अब HYSD दे रहे हैं तो हम ऑलमोस्ट 60% आपकी एक्स्ट्रा बॉन्ड स्ट्रेस आपको मिलेगी, तो हुक और बैंड की सच कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पे ये मान रहे हैं, तो L0 आपका जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन को जब आप सेटिस्फाई करेंगे तो आपकी जो कंडीशन आएगी, जब ये वाली पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 730 के कुछ करीब आएगी, ये वाली जो वैल्यू आ रही है। और LD आपके पास कितना है, LD आपका निकला था 805.9। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1.3 से करेंगे तो और भी थोड़ी ज्यादा ही आएगी। तो ये वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा आ रही है किसके कंपैरिजन में, LD के कंपैरिजन में। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस कोडल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाइड, कोडल रिक्वायरमेंट क्या है, सेटिस्फाई कर रही है, हेंस ओके। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या है, सेफर साइड। तो डेवलपमेंट लेंथ के चेक में आप लोगों को क्या करना है, आपको ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है कि 1.3 टाइम्स M1 by VU plus L0 should always greater than or equal LD।
हमेशा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब डेवलपमेंट लेंथ के केस में भी आप क्या है, सेफर साइड। और वैसे भी यहाँ पे H/SDC बार जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ में हम सेफर ही रहते हैं। जब हम माइल्ड स्टील यूज करते थे उस टाइम पे हमको हुक वगैरह बैंड वगैरह देना पड़ता था, तो ये जो चेक था उस टाइम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेफ ही रहेंगे। तो मेन जो चेक होंगे आपके, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो देखें तो चेक फॉर शेयर आपके लिए है, और डिफ्लेक्शन ये आपको लगाना ही लगाना है जब आप यूनिवर्सिटी के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ठीक, तो इस तरीके से आपने सारे चेक लगा लिए। अब हम जो बात करते हैं, एक इसके बाद लास्ट स्टेप है। वो लास्ट स्टेप क्या है, जिसमें हम लोगों को बेसिकली इसकी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करना है, कि बेसिकली हम जो रेनफोर्समेंट हमने निकाला है, जो डायमेंशन हमने निकाले हैं, उनकी डिटेलिंग हम किस तरीके से देते हैं, अब हम वो देखेंगे। नाउ डिजाइन समरी। सो अभी हमने पूरा पूरा बीम डिजाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना पूरा एक एक स्टेप हम लोगों ने कैलकुलेट किया, गिवन डेटा से लेके लास्ट हमने चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ तक लगाया। तो कैसे कैसे हम अगर कंप्लीट बीम की बात करें कि पूरा का पूरा अगर बीम हमें डिजाइन करना है, तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिजाइन करते हैं, किस तरीके से हम सारी चीजों को चेक करते हैं कि चेक फॉर डेप्थ कैसे लगता है, चेक फॉर शेयर कैसे लगता है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन कैसे लगता है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ कैसे लगता है, वो सब हमने देखा। अब इसके बाद हम डिजाइन समरी की बात करें तो फाइनली हमने क्या डिजाइन किया, हमने डिजाइन किया कि हमारा जो साइज ऑफ बीम रहेगा, जो लोडिंग उसके ऊपर आ रही है उसके हिसाब से 250 बाय 500 mm का रहेगा। उसके बाद मेन जो टेंसाइल हमने बाल निकाला है वो 3 बार्स ऑफ 20 mm डाया हम लगा देंगे, जिसमें FE 415 ग्रेड हम यूज कर रहे हैं। शेयर स्ट्रप्स की बात करें तो 8 mm डाया की 2 लेग स्ट्रप्स हम लगा रहे हैं, जो कि 300 mm सेंटर टू सेंटर है। और इसके बाद होल्डिंग बार्स हम लगा रहे हैं 210 mm। इतना कुछ डेटा हमने फाइंड आउट किया है जो पूरी हमने डिजाइन की। अब उसको मैं ड्राइंग के बेस में रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि जब आप साइट पे काम करते हैं तो साइट पे जो साइट इंजीनियर होता है वो ड्राइंग को देख के ही बेसिकली कंस्ट्रक्शन कराता है। तो आपको जो देनी है वो ड्राइंग बना के देनी है और समरी देनी है, पूरी डिटेल नहीं देनी जो हमने इससे पहले करी। वो करेंगे आप, लेकिन उससे जो समरी निकलेगी, ये समरी पूरी पूरी साइड पे जाती है, और साथ में आपका क्या जाता है, आपका ये पूरा ड्राइंग जाता है, जिसमें एक एल सेक्शन जाता है और एक क्रॉस सेक्शन जाता है। तो अगर मैं इसके एल सेक्शन की बात करूं, एल सेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जैसे ये पेन है, अब पेन को ये लेंथ के डायरेक्शन में देखना है तो आपको सेक्शन कैसे दिखेगा। तो बीम में आपको क्या दिखेगा, आपको एक इस तरफ का सपोर्ट दिखेगा, किधर सपोर्ट दिखेगा। तो सपोर्ट की जो थिकनेस हमें क्वेश्चन में दी थी वो 230 mm दी थी, इसलिए मैंने 230 की इधर सपोर्ट दे दी, 230 की इधर सपोर्ट दे दी। जो एल मुझे दिया था वो 6 मीटर दिया था, तो ये मेरा एल 6 मीटर हो गया, लेंथ ऑफ बीम। अब उसके बाद मैंने बोला कि मैंने ये बीम बनाया, इस बीम में जो डेप्थ में दे रहा हूं टोटल, वो कितनी दे रहा हूं, 500 mm, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 500 mm। तो ये ओवरऑल डेप्थ 500 mm की। और अगर हम इस लेंथ में स्टील की बात करूं तो मैं ऊपर से यहां से बात करता हूं, तो ये क्लियर कवर छोड़ के, ऊपर से ये मैंने क्लियर कवर छोड़ा है, क्लियर कवर। इसी तरीके से नीचे से भी क्लियर कवर छोड़ के, कंक्रीट का कवर छोड़ के स्टील की रॉड लगती है। तो यहां पे आपने ये देख रहे हैं, ये जो स्टील की रॉड जा रही लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जा रहे हैं, तो आपने बेसिकली मेन स्टील कितना लगाया था, 3 बार लगाई है 20 mm की। तो यहाँ पे ये एक बार आपको सामने से दिख रही है, एक लगाएंगे आप, फिर उसके बाद दूसरी लगाएंगे, फिर तीसरी लगाएंगे। लेकिन जब आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखेंगे तो आपको ये एक ही बार दिखेगी। तो यहाँ पे ये बार एक जरूर दिख रही है, मैंने एरो बना के लिख दिया कि ये 3 बार है 20 mm की, वो टेंशन में लगेंगे। और ऊपर जो लगेंगी वो 2 बार लगेंगी 10 mm की, जो कि होल्डिंग बार है, जो मैंने होल्डिंग बार के लिए बोला था कि यहाँ पे मैं 2 जो लगाऊंगा वो होल्डिंग बार लगाऊंगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर ये मैंने 2 लॉन्गिट्यूडनल होल्डिंग बार लगाएंगे। और बीच में जो मैं स्ट्रप्स लगाऊंगा, तो स्ट्रप्स का मैं एल सेक्शन में मुझे कुछ ऐसे वर्टिकल लाइन के फॉर्म में दिखेगी। और वो जो स्ट्रप है वो है 8 mm डाया की 2 लेग्ड स्ट्रप है, जो कि 300 mm सेंटर टू सेंटर है, मतलब एक से दूसरे के बीच में स्पेसिंग 300 है, फिर अगले में 300 है, फिर 300 है, फिर 300। इस तरीके से ये जो मेरा बनता है, ये इसको मैं एल सेक्शन बोलता हूं, या मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलता हूं। इसी के साथ में आप इसका एक क्रॉस सेक्शन भी बनाएंगे। क्रॉस सेक्शन का मतलब कि अगर मैं यहां से इस बीम को काट देता हूं, ये डॉटेड बना रहा हूं, यहां से मैं एक बीम को काट देता हूं, ए सेक्शन काटा मैंने, तो जब सेक्शन काटूंगा तो जो ए सेक्शन होगा, ए सेक्शन या क्रॉस सेक्शन आप इसको बोलते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा इस बीम का। ये आपका बीम हो गया पूरा। इस बीम की विड्थ आपकी है 250, ये पूरा mm में है। ये आपकी ओवरऑल डेप्थ है 500 mm। इसके अंदर ये एक फोल्डिंग बार, ये दूसरी फोल्डिंग बार, ये मेन स्टील की एक बार, ये दूसरी मेन स्टील बार, और 3 लगी है तो तीसरी मेन स्टील बार। ठीक है। और कभी भी याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रप बनाते हैं, इसका जो हुक आएगा वो ऊपर कंप्रेशन की तरफ में आता है। जो ये हुक बनाना है वो हमेशा कंप्रेशन की तरफ, साइड पे भी जब विजिट करने जाएंगे ये हुक ऊपर की तरफ होना चाहिए।
क्योंकि नीचे की तरफ देंगे नीचे टेंशन आता है, हुक खुलने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा हुक जो होगा वो कंप्रेशन की तरफ हम देते हैं। तो अब ये इसका क्रॉस सेक्शन बना, जिसमें ये जो है ये आपकी स्ट्रप्स हैं जो आपने लगाई हैं 300 mm सेंटर टू सेंटर पे। ये जो आपको दिख रही हैं सर्कल 2, ये आपकी 210 mm की होल्डिंग बार है, होल्डिंग बार है। और नीचे जो आपको दिख रही हैं ये 320 mm की मेन बार है, मेन बार है जो आप देख रही हैं। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब, अभी मैं आपको ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहा था, क्रॉस मतलब मैंने इसको काटा और आपको मैं ऐसे दिखा रहा। तो जैसे पेन का सर्कल दिख रहा है, इस बीम का रेक्टेंगल देखेगा जिसमें विड्थ ऑफ बीम 250 होगी, ओवरऑल डेप्थ 500 होगी। इसके अंदर ये स्ट्रप्स लगी हुई है, स्ट्रप के अंदर 2 ऊपर होल्डिंग बार लगेंगी जो कि ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी, कंप्रेशन साइड में रहती हैं, और नीचे जो आपकी मेन बार लगेंगी। और इससे अगर आप मैं बात करूं तो इसके इफेक्टिव कवर की या इफेक्टिव डेप्थ की, तो इफेक्टिव कवर की जो है वो यहाँ से आप मेजर करते हैं, तो ये आपका जो है वो D डैश है, वो इफेक्टिव कवर है। या कंप्रेशन की तरफ से भी देखें तो ये जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका इफेक्टिव कवर D डैश होगा। क्लियर? तो ये ओवरऑल इसकी ड्राइंग समरी है जो कि इस फॉर्म में जाती है। और ये जो मैंने डायरेक्टली लिखी है, एक जो टेबल साइड की बनाई जाती है, उस टेबल में ये पूरी समरी लिखी जाती है कि मेन स्टील कितने mm का है और होल्डिंग बार कितने mm की है, स्ट्रप्स कितने mm की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतनी पूरी ड्राइंग आपको कंप्लीट बनाना आनी चाहिए, प्लस आपको इसको रीड करना भी आना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम की। थैंक यू।